to record the meeting. Okay, so as you know that in the previous class we were talking about the reactions of acids, right? And we learned that how acids reacts with metals, और वो metals के साथ react करने के बाद क्या बनाते हैं बच्चों? Salts बनाते हैं और hydrogen gas बनाते हैं, right? आज हम सीखने वाले हैं कि when any acid reacts with metal carbonate, जब कोई एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा बच्चों? इट विल फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आज हम सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड सीखेंगे। ठीक है, सो द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? दिस इज सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, ऑलरेडी 1 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन। अब आप देखें कि आपके पास एसिड्स तो बहुत सारे आपको पता होंगे डेफिनेटली, यू नो HCl, यू नो H2SO4, यू नो HNO3, यू नो phosphoric acid H3PO4, so these all are acids. They can react with different things like metals की जो हमने कल प्रैक्टिस की, और आज हम मेटल कार्बोनेट करने वाले हैं। तो कार्बोनेट क्या होता है बच्चों? CO3 -2 इज एक्चुअली कार्बोनेट। अगर ये सोडियम के साथ मिलेगा विच इज +1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास? सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3। पोटेशियम के साथ बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है ना, क्योंकि ये +1 ग्रुप 1 के लोग हैं, ठीक है ना। फिर मैग्नीशियम कैल्शियम वगैरह से मिलेगा, तो यू नो दैट व्हेन द चार्जेस आर अपोजिट एंड द नंबर आर सेम वी जस्ट कंबाइन देम टुगेदर। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट, so these are the formula of different metal carbonates. अब ये मेटल्स नहीं है, ये है मेटल कार्बोनेट्स। तो कोई सा भी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन हो सकता है, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट हो, जिंक कार्बोनेट हो, कॉपर हो या सिल्वर कार्बोनेट भी हो, तो उसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर लीस्ट रिएक्टिव वाली बात नहीं है क्योंकि ये मेटल्स नहीं है। सिर्फ मेटल्स होते हैं तो वो रिएक्टिव या मॉडरेट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव हो सकते हैं, बट राइट नाउ दे आर कार्बोनेट्स, दे आर सॉल्ट्स, दे आर कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो अब कोई सा भी किसी के साथ भी आप रिएक्ट करा दें और उसके बाद देखें क्या बनेगा आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं डाल देता हूँ सोडियम कार्बोनेट, यहाँ डाल देता हूँ मैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, यहाँ डाल देता हूँ मैं पोटेशियम कार्बोनेट फॉर एग्जांपल, और यहाँ मैं रिएक्शन करा देता हूँ जिंक कार्बोनेट के साथ। These are acids plus metal carbonates, right? These are acids plus metal carbonates. So you need to remember this and you need to consider this। यार मैंने देखा कि यार एसिड है और एसिड का रिएक्शन हो रहा है कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ, तो ये जहन में होना चाहिए आपके, ये फिक्स बिल्ट इन होना चाहिए आपके जहन में दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर मस्ट प्रोडक्ट्स। इसका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी यार, कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी, दिस इज मस्ट। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए पहले। then the only option where you can do mistake is actually salt, and you know that what is the definition of salt? Salt की definition है when metal ions replaces H positive ions of acid। so you can see this, सोडियम जब H positive को replace करेगा तो क्या बनेगा? देखो Na2CO3, but you are not going to consider Na2, आप सिर्फ Na consider करोगे। तो for example Na is actually positive and Cl of the hydrochloric acid is negative and the numbers are same and the charges are opposite, so the formula will be NaCl। you cannot write Na2Cl over here, बच्चे गलती कर जाते हैं। now you need to balance this, तो यहाँ 2 सोडियम है तो आप यहाँ 2 लिख दें, ठीक है, और यहाँ पर 2 Cl हो गया तो आप यहाँ 2 रख दें, it is balanced now, ठीक है। same as it is, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन चुका है, this calcium is going to replace hydrogens of sulfuric acid, so calcium is 2 plus and sulfate is actually 2 minus, so you can see that the charges are opposite and the numbers are same, so the salt will be calcium sulfate। तो ये बन गया आपके पास calcium sulfate, and then in this equation we don't need to balance anything, right? then nitrate is -1 and potassium is +1, so the numbers are same and charges are opposite, so the formula will be KNO3। you can see this, we have 2K over here, so for the balancing write 2 over here, write 2 over here। then in the last one
phosphate is actually 3 minus and zinc is actually 2 plus. So the formula will be Zn3 PO4 twice. ये हो गया आपके पास Zn3 PO4 twice. It is quite difficult to balance. So just see over here. PO4 कितने हैं? पूरा PO4 कंसीडर कर रहा हूँ. PO4 दो हैं, मैंने यहाँ 2 लगा दिया, PO4 पूरा बैलेंस हो गया. 2 3 + 6, यहाँ मैंने लगा दिया 3 2 + 6. And zinc आपके पास 3 है, तो just write 3 over here and 3 over here. It is balanced, right? And then Sir? acids are always aqueous. जी सर वैसे H2CO3 नहीं हो सकता था? क्या नहीं हो सकता था? H2CO3 H2CO3 तो वो है ना, कार्बोनिक एसिड है. It is itself acid. Sure. तो एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा. अच्छा, आपने ये याद रखना है, all the carbonates are insoluble. All the carbonates are insoluble. सारे कार्बोनेट्स insoluble होते हैं except सोडियम के कार्बोनेट, पोटेशियम के कार्बोनेट और अमोनियम के कार्बोनेट. सो बाय दिस यू कैन फाइंड आउट द स्टेट ऑफ कार्बोनेट्स. तो आप देखें, कार्बोनेट सोडियम का है तो पानी में सॉल्युबल होगा, एक्वस. कैल्शियम का है तो इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड. पोटेशियम का है तो सॉल्युबल होगा, एक्वस. जिंक का है तो इनसॉल्युबल होगा, सॉलिड. देन ये एक्वस होगा, ये इनसॉल्युबल होता है, सॉलिड. ये एक्वस होगा, ये एक्वस होगा. कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास गैस होती है, वाटर आपके पास लिक्विड होता है. So these are actually state symbols, right, बच्चों? Sir, is aluminum a metal? Aluminum is metal, right? It is. Yes, aluminum. This is ammonium, not aluminum. This is ammonium. A-double-M. O-N-I-U-M. It is ammonium. NH4 plus. Aluminum होता है आपके पास Al, right? Okay. सर वैसे हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा एक्वस है, कौन सा लिक्विड है. अगर स्टेट सिंबल, अगर वो आपसे कहेगा कि आपको स्टेट सिंबल्स लिखने हैं, so you need to learn this. जैसे सर मुझे फॉर एग्जांपल NaCl का नहीं पता था कि वो एक्वस होता है. क्या चीज? जैसे Na2Cl3 का मुझे पता नहीं था कि वो एक्वस होता है. ऐसे बहुत सारे और भी कंपाउंड्स हैं. मैंने नीचे लिखा है ना, देखो ये स्टेटमेंट आपको हर कार्बोनेट के बारे में बता रही है लास्ट में. अगर आप देखो, ये स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है? अबाउट एवरी कार्बोनेट, कि किस कार्बोनेट में अगर कहीं कार्बोनेट होगा तो वो सॉल्युबल होगा या नहीं. तो लिखा हुआ देखो, सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम कार्बोनेट के अलावा हर कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, लिखा हुआ है. सर वो तो समझ गया मैं, बट मैं कह रहा हूँ कि ऐसे अगर कोई और रैंडम कंपाउंड होता और उसमें वो लिखना होता, बताना होता कि एक्वस है, ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो वो कैसे बताता? मैं बता रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, सारे लिखवा रहा हूँ. देखो, ये आपने ओ लेवल्स में याद किए होंगे डेफिनेटली. आपको शायद याद नहीं आ रहे. आपने ओ लेवल्स में याद किए थे कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल. तो जिस सॉल्ट में भी नाइट्रेट आएगा तो इट शुड बी सॉल्युबल. आप एक्वस लिखोगे वहां पर. फिर ऑल क्लोराइड्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड. लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड के अलावा हर क्लोराइड का सॉल्ट पानी में सॉल्युबल है. तो आप एक्वस लिख सकते हो. इन दोनों के साथ आप सॉलिड लिखोगे. फिर ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल. हर सॉल्ट जिसमें SO4 आ रहा हो वो पानी में सॉल्युबल होगा. आप एक्वस लिखोगे उसके साथ. एक्सेप्ट किसके साथ? अगर कैल्शियम सल्फेट है, बैरियम सल्फेट है या लेड सल्फेट है, ये तीनों इनसॉल्युबल होते हैं. यू नीड टू राइट सॉल्ट और एस सॉलिड विद देम, राइट. और ये जो है आपके पास कार्बोनेट्स, ये सारे के सारे कार्बोनेट्स, ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल. हर कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है. आप सबके साथ सॉलिड लिखोगे एक्सेप्ट सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम एंड अमोनियम. कैल्शियम गलती से बोल दिया. सोडियम, कैल्शियम एंड अमोनियम आइंस, ठीक है ना. ये जब कार्बोनेट के साथ होंगे तो सॉल्युबल होंगे, बाकी सारे कार्बोनेट्स इनसॉल्युबल होंगे. ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्वस है या एक्वस नहीं है. ठीक है.
सही है यार। जी सर। चलें इसको लिख लें अपने पास जल्दी से, और फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने वो मुझे करके दिखाना है। पहले इसको कर लें ताकि आपके पास एक सैंपल आ जाए, ताकि आप उसको सॉल्व कर सकें। जी आहिल ने मुझे कुछ भेजा है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर और सॉल्युबल, ठीक है, नाइट्रेट्स आर ऑल सॉल्युबल, क्लोराइड्स एक्सेप्ट सिल्वर, लेड, सल्फेट, बैरियम सल्फर, ठीक है, कार्बोनेट, लेड कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट, ठीक है, सर हाइड्रोक्साइड। जी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं कंटिन्यू कर रहे थे? बेटे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है इनको अलग से मुझे पढ़ाना है, पहले मैंने इस बार चैप्टर स्टार्ट किया एसिड्स का। ओके सर। साहिल आपने जो भेजा है बेटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो ना सेम है। जी सर सेम है। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है, ठीक है। आहिल के पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसने ऐड की है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ देखते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। इसका मतलब ये है कि पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम भी सॉल्युबल होंगे। यहाँ देखें ऑल फ्लोराइड, यानी कि पोटेशियम, सोडियम और अमोनियम सॉल्युबल होंगे। हर जगह ऑल लिखा हुआ है और नीचे भी सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इन्हीं चारों से बनाकर कि सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम का सारे सॉल्ट सॉल्युबल होंगे, सारे ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, इनके सारे सॉल्ट सॉल्युबल होंगे। तो ये इसी से हमने जनरेट किए, ये जो सर ये प्रॉपर्टी थर्ड है पॉइंट इन चार से। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल, ठीक है। और फिफ्थ वाली अगर आप देखें, यहाँ पर सारे सॉल्युबल है, यहाँ लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल है, लेड सल्फेट इनसॉल्युबल है, लेड कार्बोनेट भी इनसॉल्युबल है। सो यू कैन राइट ओनली lead nitrate, only lead nitrate is soluble salt of lead। तो lead का वाहिद एक soluble salt lead nitrate है। ये आप लिख सकते हैं एक और बात कि only sodium and potassium hydroxide are soluble। हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो उसमें सिर्फ सोडियम और पोटेशियम ही सॉल्युबल है OH वाले, बाकी सारे इनसॉल्युबल है, ऑल आर इनसॉल्युबल। सर वैसे सॉल्युबिलिटी से पता कैसे चलता है कि स्टेट सिंबल कैसे पता चलती है? बेटा पानी में सॉल्युबल होगा तो एक्वस लिखोगे, सही है। पानी के अंदर इनसॉल्युबल होगा तो सॉलिड लिखोगे, ठीक है सर। सही है। जी सर। अगर फॉर एग्जांपल आपने लोहा पानी में डाल दिया तो लोहा इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन वाटर ना, तो यू नीड टू राइट के यार ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर लोहा सॉलिड है तो आयरन इज एक्चुअली सॉलिड, ऐसे लिखोगे। अगर आप उसमें सोडियम डालोगे तो सोडियम डिसॉल्व हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, तो आप लिखोगे NaOH एक्वस, है ना। जी सर। तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये एक्चुअली स्टेट सिंबल्स इसलिए काम आते हैं कि आप उसको डिफाइन कर रहे हो कि एक्चुअली आप क्या देख रहे हो इक्वेशन में, या आप क्या देख रहे हो कंटेनर में, ठीक है। चलो बच्चों मुझे इक्वेशन लिख के दिखाओगे आप लोग इन चारों एसिड्स की, जल्दी से इक्वेशन लिख के दिखाओ। इफ आई गेव यू सल्फ्यूरिक एसिड, इफ आई गेव यू नाइट्रिक एसिड, इफ आई गेव यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इफ आई गेव यू फॉस्फोरिक एसिड। अगर मैं आपको ये चार डिफरेंट एसिड्स दूं और आपको चार डिफरेंट कार्बोनेट्स दूं, सो व्हाट आर द इक्वेशंस? जरा जल्दी से मुझे लिख के दिखा दें विद स्टेट सिंबल्स एंड बैलेंस इक्वेशंस। आपके पास है पोटेशियम कार्बोनेट, आपके पास है फॉर एग्जांपल, आपके पास क्या है, आपके पास लेड कार्बोनेट है, ठीक है, आपके पास है कॉपर कार्बोनेट, और कॉपर और लेड का जो चार्ज है वो +2 है, ठीक है। और यहाँ आप लिख लें फॉर एग्जांपल आपके पास है, क्या करें इसमें, अच्छा वाला कोई है हमारे पास, इसके अलावा क्या हो सकता है, चले देखो क्या, बैरियम कार्बोनेट कर लें, ये भी +2 है, ये +1 है। फॉस्फेट -3 होता है, Cl -1 होता है, नाइट्रेट -1 होता है, सल्फेट -2 होता है। चले जल्दी से मुझे बना के दिखाएं इक्वेशन।
स्टेट सिंबल्स के साथ। आहिल थोड़ी देर के वीडियो स्टॉप कर दो जब तक ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग जरा स्टार्ट करो बेटे। देखो बच्चों, आपके पास एसिड और मेटल कार्बोनेट मिल रहा है तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मस्ट है, ये आती ही आती है क्वेश्चन पेपर में, बहुत मरतबा मैंने पास्ट पेपर्स में देखी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मस्ट है, ये आप ओ लेवल्स में भी सीख चुके हो, ठीक है ना। बस सॉल्ट आपको प्रॉपर बनाना है। एग्जाम्पल्स में आपको बहुत मुश्किल वाली दे रहा हूँ, इतनी मुश्किल वाली एग्जाम में नहीं आती, आसान आती है, बहुत मुश्किल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। देखो पोटेशियम और सल्फेट मिलेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, K2SO4। if you remember this, कि पोटेशियम +1 होता है और सल्फेट -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो फॉर्मूला बनेगा K2SO4, ठीक है ना। इसी तरह लेड नाइट्रेट आप सभी ने सही बनाया, तो मैं बार बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा। फिर कॉपर क्लोराइड भी आप लोगों ने सही बनाया है, और ये बनेगा फिर बैरियम फॉस्फेट, और ये भी आप लोगों ने सही बनाया है, ठीक है। अब रही बात बैलेंसिंग की, अगर आप लोगों को बैलेंसिंग में इशू हो रहा है तो लेट बैलेंस दिस, कि पहली वाली इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, उसमें जरूरत नहीं है बैलेंसिंग की, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। सेकंड वाली को अगर आप देखें तो 2 नाइट्रेट हैं, so you put 2 ओवर हियर, नाइट्रेट बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, कार्बोनेट बैलेंस हो गया, ये हो गया बैलेंस। सेकंड वाली यहाँ पर बैलेंस हो गई। थर्ड वाली में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो देखें बच्चों, इस तरह बैलेंस करें, आसानी होगी। इस तरह बैलेंस करें, कैसे बैलेंस करें भाई, इस तरह बैलेंस करें कि फॉस्फेट है यहाँ पर कितने, फॉस्फेट पूरा कंसीडर करो, PO4 को एक चीज, एक ब्लॉक कंसीडर करो। फॉस्फेट कितने, 2, और यहाँ फॉस्फेट कितना है आपके पास, 1, ठीक है ना। तो इसको आप बैलेंस करने यहाँ 2 लिख लें, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। बैरियम 3 है, यहाँ 3 लिख लें, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब 3 बैरियम कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी 3 होने वाली है, ठीक है ना। 3 कार्बोनेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, ठीक है। यहाँ हो गया 2 3 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 2 6 वाटर, बैलेंस, ठीक है बच्चों, क्लियर है। Yes, sir. यहाँ आप सबके साथ लिक्विड लिखेंगे, पानी के साथ, हर पानी के साथ आप लिक्विड लिखेंगे, हर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप गैस लिखेंगे। नाइट्रेट फॉस्फेट सॉल्युबल होते हैं तो आप एक्वस लिख देंगे, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल है एक्वस, नाइट्रेट सॉल्युबल है एक्वस, पोटेशियम का हर सॉल्ट सॉल्युबल होता है एक्वस, पोटेशियम कार्बोनेट एक्वस, लेड नाइट्रेट सॉलिड, कॉपर कार्बोनेट सॉलिड, बैरियम कार्बोनेट सॉलिड, दे ऑल आर एक्वस, ठीक है बच्चों, क्लियर है। Every one of you, is that Yes, clear? sir. चलें, so let's move towards the last chemical property of acids, ठीक है ना। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके पास ये है कि व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद एल्कलीज और बेसिस, एसिड्स रिएक्ट करे जब किसके साथ, एल्कली के साथ, या एसिड रिएक्ट करे बच्चों किसके साथ, बेसिस के साथ। बोथ आर द सेम थिंग ऑलमोस्ट, बट देयर इज अ ओनली डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, एल्कलीज आर एक्चुअली सॉल्युबल बेसिस। तो दोनों में ही आपके पास क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या बनेगा आपके पास, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है, एल्कलीज हैविंग हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड, और बेसिस आपके पास होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना। बस ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, ये सबसे आसान है आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी। HCl है फॉर एग्जांपल, NaOH के साथ मिल गया, क्या बनेगा आपके पास, NaCl प्लस वाटर, वाटर इज मस्ट, ठीक है। HCl फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड यानी कि सोडियम ऑक्साइड के साथ मिल गया, क्या बनेगा, फिर भी आपके पास NaCl और वाटर ही बनेगा। And the only difference is of balancing, you have 2 Na over here, so you need to write 2 over here, 2 over here, right बच्चों। Yes, sir. So this is the case, right? For example, if you have sulfuric acid, आपने sulfuric acid को react करा दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, you know that कि आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम और सल्फेट का सॉल्ट, so it will be कैल्शियम सल्फेट प्लस, देखो कितने H हैं, 2 H हैं, 2 OH हैं, तो जब 2 H और 2 H होंगे तो 2 पानी बनेंगे। You need to keep remember कि एक H आयन दूसरे OH नेगेटिव आयन से मिलकर एक पानी का मॉलिक्यूल बनाता है। So right now we have 2 H's and 2 OHs, so definitely it will produce 2 water molecules. And acids का H हमेशा aqueous होता है, alkalis का OH हमेशा aqueous होता है और water liquid होता है। This is actually, you can say that this is ionic equation of न्यूट्रलाइजेशन, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके पास एसिड्स की पीएच होती है बिलो 7 के नीचे, ठीक है ना, और एल्कलीज की पीएच होती है आपके पास 7 से अबव, ठीक है ना, 7 से अबव 14 तक, ठीक है ना। तो आप देखें जब ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर, एंड बोथ आर न्यूट्रल सब्सटेंसेस, बोथ हैव द पीएच ऑफ 7, right? That is why we are calling this process or this reaction as neutralization reaction, because one is below 7 and one have above 7 pH, and when they are combining together they are forming two neutral products. So both of the reactants are going to be neutralized in this reaction. That is why this reaction is known as neutralization reaction, right बच्चों? राइट बच्चों? जी सर। Yes, अच्छा जी sir. सर। आप एल्कली और बेस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं? बेटा एल्कली और बेस की डेफिनेशन आप लिख लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप एल्कली की डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो एल्कली की डेफिनेशन आप सिंपल लिख लें, दे आर सॉल्युबल बेसिस, दैट्स ऑल, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आपके पास होते हैं मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है तो वो बेसिस कहलाते हैं, ठीक सर है। वैसे ये थोड़ा डिटेल में कल समझा देगा, ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या चीज? सर ये आप अब आपसे रिपीट कर देंगे, आपने जब भी कहा एल्कली के बारे में नीचे जो आपने लिखा। एल्कली, देखो एल्कली और बेसिस सेम होते हैं, बस सॉल्युबिलिटी का फर्क होता है। अगर कोई मेटल ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं हो रहा, तो वो बेस है, और अगर वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है तो वो एल्कली बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो, आपके पास है कॉपर ऑक्साइड और आपके पास है सोडियम ऑक्साइड, दीज आर टू डिफरेंट ऑक्साइड्स, बोथ आर मेटल ऑक्साइड्स, बोथ आर बेसिस, ठीक है। आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे, इट विल रिमेन कॉपर ऑक्साइड, कुछ नहीं होगा। तो दिस इज बेस। क्या है ये? बेस। जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो इट विल फॉर्म व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड। So this is actually alkali. So all the bases are not alkalis, but all the alkalis are bases. So whatever the base which is soluble in water is actually alkali. ठीक है सर जी? स्टेटमेंट ये है ना कि all the bases are नहीं, all the alkalis are bases but not all the bases are alkali. Exactly. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ही बेस हैं, दोनों ही बेस हैं, बट नीचे वाला एल्कली है। तो यू कैन से सिंपली दैट कि यार अल्कली बेस हो सकते हैं, बट हर बेस अल्कली नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई पानी में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। Sir, how would we know which substance is alkali and which one is base? You don't need to remember this, it's simple। अगर आपको पता होगा कि अभी जो हमने ऊपर लिखा है, आपने देखा था ना, यहाँ हमने एक चीज लिखी थी, क्या लिखी थी? Only sodium hydroxide and potassium hydroxide are actually soluble hydroxide। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ सोडियम और पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड है वो बनेगा, यानी कि पोटेशियम को और सोडियम को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं तो दे विल प्रोड्यूस व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिर्फ ये दो ही आपके पास एल्कली हैं, इसके अलावा आपके पास पानी में सॉल्युबिलिटी बाकियों की बहुत कम है। तो these two are only alkalis, right? Okay. क्लियर है बच्चों? किसी को कोई मसला? सर पास पेपर्स करेंगे इसके आज? पास्ट पेपर्स आप इसके कर सकते हैं। ये पास्ट पेपर्स किसी भी आपको सवाल में इसकी इक्वेशंस मिलेंगी बहुत सारी, आप कहीं पर भी किसी की भी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। राइट नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स, यू नीड टू डू दिस राइट नाउ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड करना है आपने। आपने मुझे करके दिखाना है नाइट्रिक एसिड विद कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। आपने मुझे करके दिखाना है HCl विद कॉपर ऑक्साइड। आपने मुझे करके दिखाना है फॉस्फोरिक एसिड विद हम इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड कर लेते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक मसला है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है आपके पास एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती हैं कि जिसके अंदर बोथ नेचर होती है, दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है ये? दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि डुअल नेचर। ये क्या है आपके पास?
dual nature है, it can react with acid and bases both. It can react with acid and alkali both. But right now we are just talking about the properties of acids. So आपको जो सिखाया है salt और water, आप वो ही बनाएं, ठीक है? जल्दी से बनाएं. सर स्क्रॉल कर रहा हूँ सर, पिक्चर लेंगे. इस पूरे की ये ले. नहीं सर नीचे. रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप उसमें से भी नोट्स बना सकते हैं. ठीक है सर. थैंक यू. चलें, ये जल्दी से मुझे करके दिखा.